नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री इस समय भारत के दौरे पर हैं। भारत और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्रियों के बीच आज शिष्टमंडल स्तर की बातचीत हुई तो 6 समझौते भी हुए हैं दोनों देशों के बीच में। दोनों देशों ने आपसी सहयोग को और आगे बढ़ाने पर क्या करी है बात, इस खबर पर करेंगे हम विस्तार से चर्चा। होगी बात रायसीना डायलॉग की भी, जहां दुनिया भर के दिग्गज पहुंचे वैश्विक विषयों पर मंथन करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। बताएंगे आपको संसद की कार्रवाई में क्या हुआ आज, खास दिखाएंगे खबर औरंगजेब और वक्फ बिल को लेकर क्यों मचा है देश भर में घमासान। इसके अलावा भी होंगी देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच द्विपक्षीय वार्ता, रक्षा एवं सुरक्षा संबंधों को संस्थागत रूप देने के लिए समझौता। पीएम मोदी ने न्यूजीलैंड में भारत विरोधी गतिविधियों पर चिंता से कराया अवगत। दिल्ली में पीएम मोदी की मौजूदगी में रायसीना डायलॉग के 10वें संस्करण की हुई शुरुआत। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने मुख्य अतिथि के तौर पर दिया संबोधन। कहा, सुरक्षा के बिना समृद्धि नहीं, हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत जैसे सहयोगियों के बिना आगे नहीं बढ़ सकते। भारत दौरे पर आई अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया विभाग की निदेशक तुलसी गबार्ड ने की पीएम मोदी से मुलाकात। पीएम मोदी ने भेंट किया महाकुंभ का गंगा जल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुलाकात में रक्षा संबंधों के विस्तार पर जोर। एक इंटरव्यू में ट्रेड टैरिफ विवाद पर बोली, दोनों देशों में टॉप स्तर पर हो रही सीधी बात। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का प्रदर्शन। बिल पर बनी जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल का पलटवार। कहा, गुमराह करने, देश में तुष्टीकरण करने और सियासी तकरार के कारण हो रहा है विरोध। देश का व्यापार घाटा हुआ कम। आयात घटने की वजह से फरवरी में व्यापार घाटा कम होकर 14.05 अरब डॉलर रहा। देश में कुल प्रत्यक्ष कर संग्रह में 16% से ज्यादा का इजाफा। खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। भारत के दौरे पर आए न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात की। दोनों देशों के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत हुई, जिसमें रक्षा, सीमा शुल्क, बागवानी, शिक्षा और खेल समेत तमाम क्षेत्रों में सहयोग बनाने पर सहमति बनी है। प्रधानमंत्री मोदी ने न्यूजीलैंड की प्रमुख विश्वविद्यालयों को भारत में अपने कैंपस स्थापित करने का आमंत्रण दिया है। तो वहीं डिजिटल ट्रांजैक्शन, यूपीआई कनेक्टिविटी और पर्यटन को बढ़ावा देने पर भी विचार विमर्श किया गया है। दोनों देशों ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत शुरू करने का भी ऐलान किया है। भारत और न्यूजीलैंड ने अपने रक्षा और सुरक्षा संबंधों को संस्थागत रूप देने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों देशों के बीच समग्र द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने, विशेष रूप से व्यापार, रक्षा, शिक्षा और कृषि के क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूजीलैंड के अपने समकक्ष को उनके देश में कुछ गैर कानूनी तत्वों द्वारा भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम दिए जाने पर चिंता से अवगत कराया। आतंकवाद के खिलाफ हम दोनों एक मत है। चाहे 15 मार्च 2019 का क्राइस्ट चर्च आतंकी हमला हो या 26 नवंबर 2008 का मुंबई हमला, आतंकवाद किसी भी रूप में अस्वीकार्य है। आतंकवादी, अलगाववादी और कट्टरपंथी तत्वों के खिलाफ हम मिलकर सहयोग करते रहेंगे। इस संदर्भ में न्यूजीलैंड में कुछ गैर कानूनी तत्वों द्वारा भारत विरोधी गतिविधियों को लेकर हमने अपनी चिंता साझा की। हमें विश्वास है कि इन सभी गैर कानूनी तत्वों के खिलाफ हमें न्यूजीलैंड सरकार का सहयोग आगे भी मिलता रहेगा। प्रधानमंत्री ने भारत और न्यूजीलैंड द्वारा पारस्परिक रूप से लाभकारी मुक्त व्यापार समझौते के लिए बातचीत शुरू करने के निर्णय का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच आपसी व्यापार और निवेश की संभावना बढ़ेगी। डेयरी, खाद्य प्रसंस्करण और फार्मा जैसे क्षेत्रों में आपसी सहयोग और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
दोनों देशों के बीच एक परस्पर लाभकारी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर नेगोशिएशंस शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इससे आपसी व्यापार और निवेश के पोटेंशियल को बढ़ावा मिलेगा। डेयरी, फूड प्रोसेसिंग और फार्मा जैसे क्षेत्रों में आपसी सहयोग और निवेश को प्रोत्साहित किया जाएगा। रिन्यूएबल एनर्जी और क्रिटिकल मिनरल क्षेत्रों में आपसी सहयोग को हमने प्राथमिकता दी है। फॉरेस्ट्री और हॉर्टिकल्चर में संयुक्त रूप से काम किया जाएगा। भारत और न्यूजीलैंड ने एक स्वतंत्र, खुले और सुरक्षित हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत न्यूजीलैंड विस्तारवाद की नहीं बल्कि विकास की नीति में विश्वास करते हैं। दोनों देशों के बीच खेलों में कोचिंग और खिलाड़ियों के आदान प्रदान, खेल विज्ञान, मनोविज्ञान और चिकित्सा में सहयोग पर बल दिया। पीएम मोदी ने कहा कि साल 2026 में दोनों देशों के बीच खेल संबंधों के 100 साल मनाने का निर्णय लिया गया। पीएम मोदी ने इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बाद सीडीआरआई से जुड़ने के लिए न्यूजीलैंड का स्वागत किया। ब्यूरो इनपुट के साथ अखिलेश सुमन की रिपोर्ट, टीटी न्यूज। तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच में किस प्रकार से आज बातचीत हुई है, क्या कुछ समझौते हुए, आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। न्यूजीलैंड भारत में हुए 6 समझौते और किन क्षेत्रों में ये समझौते हुए हैं वो हम आपको बताते हैं। पहला समझौता रक्षा के क्षेत्र में हुआ, जहां पे दोनों देश मिलकर कई प्रकार के काम करेंगे, जिसमें संयुक्त सैन्य अभ्यास भी शामिल है। तो एक दूसरे के युद्धपोत भी एक दूसरे देशों में जा सकेंगे। साथ ही साथ इसमें ट्रेनिंग कैपेसिटी बिल्डिंग का भी एक तरीके से शामिल है। आर्थिक क्षेत्र में एक दूसरे को मान्यता देने के लिए दोनों देशों के बीच समझौता हुआ है, जो कि एक तरीके से आर्थिक क्षेत्र पे एक बड़ा आधार तैयार करेगा। साथ ही साथ बागवानी को लेकर भी समझौता हुआ है और ये फायदा भारत को मिलेगा, क्योंकि तकनीकी तौर पर अगर न्यूजीलैंड की बात की जाए तो उसकी एक एक्सपर्टी है इस क्षेत्र में, उस लिहाज से भारत को इसमें फायदा होता हुआ दिखाई पड़ेगा। साथ ही साथ वानिकी की भी अगर बात की जाए तो इस लिहाज से भी भारत को फायदा हुआ, क्योंकि न्यूजीलैंड की इस दिशा में काफ़ी एक्सपर्टीज है। भारत में कैपेसिटी बिल्डिंग, ट्रेनिंग प्रोग्राम से लेकर तमाम क्षेत्रों में मदद मिलेगी। शिक्षा को लेकर, क्योंकि भारत के जो छात्र हैं दुनिया में जहां सबसे ज्यादा पढ़ने जाते हैं उनमें से एक जगह है न्यूजीलैंड, और यहां पर जब शिक्षा में सहयोग बढ़ाने की बात हुई है तो भारत में न्यूजीलैंड की यूनिवर्सिटीज के कैंपस को खोलने की बात हो, करिकुलम का एक्सचेंज प्रोग्राम की बात हो या फिर डिग्री के शेयरिंग की बात हो, इन तमाम क्षेत्रों में सहयोग बढ़ेगा, जिसका फायदा भारतीय छात्रों को मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। खेल के क्षेत्रों में भी बात हुई है, क्योंकि खेल के लिहाज से अगर बात की जाए तो न्यूजीलैंड एक स्पोर्टिंग नेशन के तौर पर जाना जाता है और खेल में ट्रेनिंग से लेकर, खेल की तकनीक से लेकर और खेल के जो उसमें हेल्थ से जुड़े हुए तमाम मसले हैं, चाहे उसमें मेडिसिन हो या अन्य चीजें हो, उसका फायदा भारत को मिलेगा। तो ये अपने आप में 6 ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें आज समझौते हुए भारत और न्यूजीलैंड के बीच में, जब शिष्टमंडल स्तर की बातचीत दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच हुई है। भारत न्यूजीलैंड में बनी है सहमति। समझौते के साथ साथ किन क्षेत्रों में सहमति बनी उसका भी जिक्र करते हैं। मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत की शुरुआत हुई और इस बात की संभावना है कि इस साल के अंत तक ये FTA जो है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है, वो शायद कंक्लूड हो जाएगा। पेशेवरों और श्रमिकों की गतिशीलता सुविधाजनक बनाने के लिए मोबिलिटी एग्रीमेंट को लेकर बातचीत हुई है। कैसे एक दूसरे के दोनों देश के लोग एक दूसरी जगह बेहतरी से जा सके, सुविधा हो सके उनको। इसके अलावा न्यूजीलैंड हुआ IPOI में शामिल, इस पर भी सहमति बनी है और न्यूजीलैंड बना CDRI का सदस्य। ये भारत की वो पहल है जो भारत वर्ल्ड लेवल पर कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए काम करता है। CDRI में एक तरीके से जो रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जो नेशनल डिजास्टर के अगेंस्ट खड़े होने के लिए एक तरीके से काम करता है, वो पहल भारत ने की है, उसमें भी न्यूजीलैंड ने शामिल होने पे सहमति जताई है। तो ये घोषणाएं भी एक तरीके से आज हुई हैं जब दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों की बातचीत हुई उसके बाद में। इसी तरीके से अगर बात की जाए जल्दी से अन्य तथ्यों की, व्यापारिक संबंध किस प्रकार से हैं भारत और न्यूजीलैंड के बीच में, तो भारत न्यूजीलैंड का 11वां सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। द्विपक्षीय व्यापार अगर इस समय बात की जाए तो लगभग $2.3 बिलियन के आसपास है। इसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल अभी दिखाई पड़ रहा है। इसी तरीके से भारत का निर्यात जो है लगभग $0.84 बिलियन है और भारत को आयात की अगर बात की जाए तो ये $0.91 बिलियन के आसपास है। यानी इन दोनों क्षेत्रों में अपार संभावना है आयात और निर्यात बढ़ाने को लेकर, तमाम क्षेत्रों में आगे बढ़ने को लेकर। तो व्यापारिक संबंधों के लिहाज से हम तमाम चीजों का जिक्र कर रहे हैं।
इसी तरीके से अगर बात की जाए व्यापारिक संबंधों में किस तरीके से बात आगे बढ़ेगी, अगले तथ्य की ओर बढ़ते हैं और आपको बताने की कोशिश करते हैं कि भारत न्यूजीलैंड ने किस प्रकार से यहां से आगे बढ़ने की एक तरीके से कोशिश की, क्योंकि रक्षा, सुरक्षा, हॉर्टिकल्चर और तमाम क्षेत्रों में एक तरीके से सहयोग को आगे बढ़ाने की बात हुई है। इसके फायदे कैसे होंगे उस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन एक खबर आपको और दिखा देते हैं। वो है नई दिल्ली में होटल ताज पैलेस में आयोजित रायसीना डायलॉग के 10वें संस्करण में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन सत्र में आज हिस्सा लिया। दोनों नेताओं ने इसको मिलकर एक तरीके से उद्घाटन किया है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री ने सत्र को संबोधित किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की जमकर सराहना की। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री ने कहा कि आज बिना सुरक्षा संपन्नता हासिल नहीं की जा सकती। उन्होंने भारत प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा की बात कही। प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा समृद्धि के लिए भारत की साझेदारी को भी उन्होंने बेहद अहम बताया है। India that have a significant role to play in the Indo-Pacific region. In an increasingly multipolar world, India's size and geostrategic heft gives you autonomy. For at a time when democracy is in decline with less than half the world's adults electing their leaders, it truly is an inspiration that 650 million Indians turned out to vote last year in the largest election in history. Your national election is a triumph of logistics, but it's also a triumph of legitimacy. We want to live in an Indo-Pacific where countries are free to choose their own path, free from interference. A region where no one country comes to dominate. And it is a sign of the times that I have to stand here defending respect for sovereignty, yet New Zealand's approach is increasingly shaped around that objective. तो 3 दिवसीय रायसीना डायलॉग 19 मार्च तक चलेगा। इसमें 125 देशों के कई बड़ी संख्या में प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय इसे आयोजित करता है, जिसमें आज मुख्य वक्ता के तौर पर न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री ने अपना संबोधन दिया। भारत की भूमिका की प्रधानमंत्री मोदी की जमकर सराहना की है। तो किस प्रकार से भारत और न्यूजीलैंड के लिहाज से आज का दिन खास रहा, इस पर हम करेंगे चर्चा। इससे जुड़ा है आज का हमारा विशेष भारत न्यूजीलैंड साझेदारी मैच विनिंग पार्टनरशिप, क्योंकि प्रधानमंत्री के संबोधन में इन तमाम शब्दों का जिक्र भी हुआ है। इस विषय पे बात करने के लिए 2 खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। उनका परिचय आपसे कराते हैं। संजीव कोहली जी हैं, जो कि पूर्व भारतीय उच्चायुक्त रहे न्यूजीलैंड में। साथ ही साथ प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी जी हैं, जो कि डीजी है RIS फॉर डेवलपिंग कंट्रीज एंड एमिनेंट इकोनॉमिस्ट के तौर पर उनको जानते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मिस्टर कोहली, शुरुआत आपसे ही, क्योंकि न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री का भारत दौरा और कई तमाम बातों का जिक्र करना, किस तरीके से उन्होंने रायसीना डायलॉग में भारत की भूमिका का जिक्र किया और कैसे भारत को जरूरी बताया, न सिर्फ इंडो पैसिफिक रीजन के लिहाज से बल्कि दुनिया की बेहतरी में भारत एक बड़ी भूमिका निभा सकता है। किस तरह से देखते हैं आज के समय में भारत और न्यूजीलैंड की दोस्ती को? मिस्टर कोहली। देखिए, भारत और न्यूजीलैंड के जो घनिष्ठ संबंध है, इनका एक बड़ा लंबा इतिहास है। और ये जो प्रतिनिधिमंडल लेकर आए हैं प्रधानमंत्री, ये मेरा ख्याल अभी तक उनके किसी भी न्यूजीलैंड प्रधानमंत्री के साथ जो बाहर गया सबसे बड़ा प्रतिनिधिमंडल है। तो ये वचनबद्धता दिखाता है नए प्रधानमंत्री लक्ष्मण की कि वो जो भारत के साथ संबंध है, ट्रेडिशनल रिलेशनशिप है, उसको एक नई गति देना चाहते हैं, एक नई दिशा देना चाहते हैं और नए सेक्टर्स में उसको डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। और जो आज समझौते हुए हैं, बहुत अहम समझौते हैं, व्यापार, निवेश और स्पेशली सुरक्षा। इंडो पैसिफिक जो रीजन है वो दोनों देश उसमें मेजर स्टेक होल्डर्स हैं। और बात ये भी की गई है कि डिफेंस इंडस्ट्री में जो पॉसिबिलिटीज हैं उनको एक्सप्लोर किया जाएगा। और आपने जैसे पहले कहा कि बहुत पोटेंशियल है रिलेशनशिप में, जो कई कारण हम रियलाइज नहीं कर सके हैं। और ये जो फ्री ट्रेड एरिया की जो टॉक्स है, को दोबारा शुरू किया गया है। आई थिंक एक रियलाइजेशन है कि इंक्रीमेंटल गेन्स किए जाएं। पहले ये स्टॉल हो गई थी, क्योंकि आई थिंक तब न्यूजीलैंड का एक डर था कि जो बेस्ट पॉसिबल है वो किया जाए। लेकिन अब ये उन्होंने रियलाइज किया कि जो टैरिफ पे वोलेटिलिटी चल रही है पूरे विश्व में, तो उससे निपटने का यही एक तरीका है कि एक समझौता किया जाए जिसमें टैरिफ की स्टेबिलिटी और धीरे धीरे उसको आगे एक्सपेंड किया जाए जी। और न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर चाइना होता था, लेकिन आजकल जो फ्रिक्शन है वेस्टर्न अलायंस और चाइना में, आई थिंक भारत एक बहुत बड़ी मार्केट है उनके लिए। और मुझे विश्वास है कि ये जो विजिट है वो नए जो अपॉर्चुनिटीज है उनको खोलेगा दोनों। बिल्कुल। एक जी प्रोफेसर सचिन जी, किस तरीके से आप देखते हैं, क्योंकि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर एक तरीके से सहमति बनी है भारत और न्यूजीलैंड में, जिसकी संभावना बताई जा रही है कि इस साल के अंत तक ये कंप्लीट हो सकता है। इसके फायदे क्या होंगे और किस तरीके से भारतीयों को, भारत के व्यापार को इससे मदद मिलेगी?
बिल्कुल आनंद जी, बिल्कुल सही सवाल आपने किया। जैसा प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में आज कहा कि भारत एक मैच विनिंग पार्टनरशिप में इनके साथ न्यूजीलैंड के साथ जुड़ा है। जो हमारा इंडो पैसिफिक का विजन है, उस इंडो पैसिफिक के विजन में प्रधानमंत्री ने 3 बातें साफ करी हैं। सबसे पहला, जो हमारा ट्रेड की पार्टनरशिप है, वो ट्रेड की पार्टनरशिप गुड्स के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए तो है ही, लेकिन वो सर्विसेज के लिए भी है। और सर्विसेज में अगर आप देखें तो न्यूजीलैंड की हमारे साथ पार्टनरशिप वर्षों पुरानी है, और उसमें आने से एक नया क्षेत्र हम खोल रहे हैं उन क्रिटिकल मिनरल्स के लिए जिसके लिए हम न्यूजीलैंड के ऊपर डिपेंड करेंगे, जिसको बार बार चाइना सप्लाई चेन डिसरप्शन के नाम पर रोक रहा है। तो सबसे बड़ा फायदा हमारे इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को होगा और उन उद्योगों को होगा जो इन क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा जो हमारे कॉर्पोरेशन का है, वो उन नए टेक्नोलॉजीज के क्षेत्र में है जिसका जिक्र न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में किया। उनने एआई, क्वांटम मैकेनिक्स, बायोटेक, बिग डेटा, एमएल, उन तमाम क्षेत्रों का जिक्र किया जो आने वाले समय में न सिर्फ ट्रेड बल्कि इन्वेस्टमेंट का भी हिस्सा बन सकते हैं। और इसी तरह तीसरा जो एक महत्वपूर्ण हिस्सा आरएनजी खुल करके आया है, वो उन एग्रीकल्चर क्षेत्र में है जहां हम उनके इन्वेस्टमेंट से ट्रेड को बढ़ा सकेंगे। और ये हमारे नए एफटीएस का एक स्वरूप होगा जहां इन्वेस्टमेंट और ट्रेड दोनों मिलकर आगे चलेंगे। जी मिस्टर कोहली, किस तरह से इस बात को समझने की कोशिश की जाए, क्योंकि आतंकवाद हो, चरमपंथ हो या फिर साइबर सिक्योरिटी की बात हो, इन तमाम मसलों पर मिलकर आगे बढ़ने की बात तो दोनों देश कर ही रहे। भारत आज जब बात करता है न्यूजीलैंड से तो वो कहता है कि साहब आपकी सरजमी पे किस प्रकार से कई ऐसे तत्व हैं जो भारत विरोधी गतिविधियों में भी लिप्त है, अपने कंसर्न्स से, चिंता से वाकिफ कराता है और न्यूजीलैंड उस पर एक तरीके से एक्शन करने की बात करता है। तो ये भी एक समझ का डेवलपमेंट और इस प्रकार की जो समस्याएं हैं उसके पर एक दोनों देश मिलकर काम करने को आगे बढ़ने पर सहमत दिखाई पड़ रहा है। जी बिल्कुल, क्योंकि दोनों देश की सेंसिटिविटी एक दूसरे कंसर्न्स के लिए और मित्रता का यही प्रतीक होता है कि आप एक दूसरे के इंटरेस्ट को समझिए और कॉमन चैलेंजेस, कॉमन अपॉर्चुनिटीज को आप कैसे यूज करते हैं। और जैसे मैंने कहा, ये बहुत पुरानी रिलेशनशिप है और जनरली मैंने तो कभी नहीं देखा कोई इरिटेंट आया उस रिलेशनशिप में। तो बड़ी एक प्रोडक्टिव रिलेशनशिप रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि जो हमारे कंसर्न्स हैं न्यूजीलैंड उस पर जरूर एक्शन लेगा। और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ जिसका जिक्र नहीं हुआ, वो है कि जो भारतीय समुदाय है वहां पर जी, उसका इतिहास हमारे जो पॉलिटिकल रिलेशनशिप है उससे भी पुराना है। ऑकलैंड में जो भारतीय एसोसिएशन है वो 1920 में बनाई गई थी और मैंने जब न्यूजीलैंड छोड़ा था एज हाई कमिश्नर तो तब तकरीबन 1,75,000 के करीब लोग थे भारतीय समुदाय, भारतीय मूल के लोग, जो 3 लाख पे पहुंच गए हैं। और ये सबसे बड़ा एथनिक ग्रुप है और हिंदी वहां पे तीसरी सबसे ज्यादा बोलने वाली भाषा है। तो ये एक बहुत जो स्ट्रेंथ देता है हमारे रिलेशनशिप को कि जो भारतीय का जो पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट है, तो इस रिलेशनशिप बड़े स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स पे रेस्ट करती है और इसका पोटेंशियल रियलाइज करने के लिए जो वचनबद्धता दोनों देशों ने दिखाई है, आई थिंक वो इसके लिए मैं बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक। बिल्कुल, और शायद जो बात आप करें इसीलिए बहुत बड़ी संख्या में भारतीय छात्र भी न्यूजीलैंड का रुख करते हैं और बड़ी संख्या जिन देशों में है भारतीय छात्रों की उनमें से न्यूजीलैंड एक जगह है। सचिन जी, क्योंकि हर देश की अपनी एक क्षमताएं होती हैं, उसकी अपनी कुछ एक्सपर्टीज होती हैं। न्यूजीलैंड के नज़रिए से समझा जाए तो डेयरी प्रोडक्ट्स को लेकर या उनकी एग्रीकल्चर को लेकर किस प्रकार से या खेती किसानी को लेकर उनकी एक्सपर्टीज है, टेक्निकली बहुत साउंड है। वो जो क्षमताएं हमने आज उनके साथ में समझौते किए हैं, उसका फायदा भारत को कैसे मिलेगा अब जब समझौते हो गए उस जमीन पे? आर्यन जी, हमारे सामने एक बड़ी चुनौती रही है। पिछले दिनों टेक्नोलॉजी की मदद से हमने कृषि के क्षेत्र में अपने उत्पादन को बढ़ाया है, लेकिन अभी जो फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी है, जो डेयरी प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी है, वो हमें फार्मास्यूटिकल के लेवल पर ला करके रखनी होगी। तो ये जो सहभागिता हमारे फार्मर्स की है, जो रूरल डेवलपमेंट की है, वो हमारी एक बड़ी नॉलेज गैप है और वो हम अगर न्यूजीलैंड के साथ मिलकर काम करेंगे, जिसका प्रधानमंत्री ने आज जिक्र किया कि डेयरी और फूड प्रोसेसिंग में हमें उनकी पार्टनरशिप चाहिए। न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने, जैसा कि आप बता रहे थे रायसीना में, उन्होंने कहा कि भाई फार्मास्यूटिकल जो भारत का है वो महत्वपूर्ण लीड है हमारे हेल्थ सिक्योरिटी के लिए, न्यूजीलैंड की हेल्थ सिक्योरिटी के लिए। तो कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां भारत टेक्नोलॉजी शेयर कर सकता है, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां हम उद्यमिता के साथ टेक्नोलॉजी का जो संबंध है वो न्यूजीलैंड के साथ
अपने गांवों तक पहुंचा सकते हैं। तो जो आप पूछ रहे थे कि कौन से सेक्टर्स में हमें तुरंत फायदा होगा, वैल्यू एडिशन जो एग्रीकल्चर में चाहिए वो एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में उभरेगा। बिल्कुल मिस्टर कोहली, क्योंकि इस बात को समझना भी बड़ा ज़रूरी है कि किस तरीके से जो सहयोग हुए हैं आज, उसमें एक रक्षा सुरक्षा का एक क्षेत्र भी है। हमारे जो डिफेंस टाइज हैं उसको इंस्टीट्यूशनलाइज करने की बात की जा रही है। इसका कैसे फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि जॉइंट एक्सरसाइज हो या जो सेनाएं करती हैं या फिर हमारे जो युद्धपोत है उनके आपस में सहयोग बढ़े, ट्रेनिंग को लेकर बात हो रही है, ये किस प्रकार से मदद करेगा दोनों देशों को लेकर? देखिए, अब तक जो हमारे डिफेंस रिलेशनशिप थी, डिफेंस कॉपरेशन थी, वो पोर्ट विजिट्स हो गई या चीफ्स की विजिट हो गई या कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम हो गए, लेकिन वो एक सस्टेन्ड एंगेजमेंट नहीं थी। तो अब ये जो एग्रीमेंट साइन किया गया, ये एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जिसमें कि आप इन रिलेशंस को एक मोमेंटम रखिए इनमें और एक सस्टेन्ड लेवल पे एक दूसरे के साथ एंगेज हो। और मैरीटाइम सिक्योरिटी हम दोनों देशों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है। जैसे मैंने बोला, इंडो पैसिफिक में अब दोनों बहुत बड़े स्टेक होल्डर्स हैं। और प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि इवन डिफेंस इंडस्ट्री में जो अपॉर्चुनिटीज हैं, क्योंकि न्यूजीलैंड के पास भी जो कटिंग एज टेक्नोलॉजीज है उसमें न्यूजीलैंड का अपना एक निश स्ट्रेंथ है, तो उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं अपने डिफेंस प्रोग्राम के लिए, स्पेस प्रोग्राम के लिए, और जैसे सचिन जी ने कहा क्रिटिकल मिनरल्स, तो ये सब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया जो है कॉपरेशन का, वो अब आगे बढ़े। जी सचिन जी, क्योंकि जो एक तरीके से कनेक्टिविटी है उस पर बढ़ाने को लेकर बात हुई है, डायरेक्ट फ्लाइट को लेकर बात होती दिखाई पड़ रही है, और साथ ही साथ किस प्रकार से मोबिलिटी को एक तरीके से और इजी किया जाए, दोनों देशों के लोग जा सकें, स्किल्ड वर्कर्स जा सकें, प्रोफेशनल्स जा सकें, इसको अब कैसे जमीन पर उतारा जाएगा और इसका कैसे फायदा होगा जब ज्यादा लोग एक दूसरे देशों में जाएंगे? तो बिल्कुल सही है आर्यन जी, अगर हम देखें तो दो मुद्दे यहाँ पर महत्वपूर्ण हैं। एक तो कनेक्टिविटी और दूसरा कनेक्टिविटी से जुड़े हुए वो तमाम हमारे पहलू जो इंडो पैसिफिक के गवर्नेंस में मदद कर सकते हैं। जैसा एम्बेसडर कोहली सही कह रहे थे कि जो हमने FPOI माना है उसमें हम इंडियन ओशन में, पैसिफिक ओशन में मूवमेंट को, तो जो इंडो पैसिफिक है उसमें हम फ्री ओपन आर्किटेक्चर की जो बात कर रहे हैं, जिसका प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में भी आज जिक्र किया, वो किस ढंग से निकल करके आ रहा है। तो इसमें हम दोनों बातों को देख रहे हैं, हम फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक को भी देख रहे हैं, लेकिन साथ ही जो इंडो पैसिफिक का ओशन इनिशिएटिव है उसको भी आज न्यूजीलैंड ने ज्वाइन किया है। न्यूजीलैंड ने CDRI को भी ज्वाइन किया है। तो जो हमारे कॉमन ग्लोबल पब्लिक गुड्स बनाने की जो एक पद्धति प्रधानमंत्री ने शुरू करी है वो महत्वपूर्ण है, और उसके चलते देश की तमाम आवश्यकताएं, क्षेत्र की तमाम आवश्यकताएं और अंतर्राष्ट्रीय आवश्यकताएं वो पूरी होती हैं। और उसको चलते हुए जो संबंध हम कनेक्टिविटी के लिए ऑस्ट्रेलिया के साथ कर रहे हैं, न्यूजीलैंड के साथ उनको एक्सटेंड किया जाए, वो हमारे शिपिंग और मैरीटाइम कनेक्टिविटी का हिस्सा हो, वो इंडो पैसिफिक के गवर्नेंस आर्किटेक्चर का जो स्वरूप प्रधानमंत्री ने 2018 में शंग्रीला में जो उनका डायलॉग था, जो उनका स्पीच था, उससे जो रखा, भारत ने शब्दशः उसी को एक स्वरूप दिया है, और वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि आर्यन जी, शिपिंग मूवमेंट तो हो सकता है, लेकिन उसका गवर्नेंस कैसा होगा, उनका मूवमेंट कैसा होगा, उनकी संख्या कैसी होगी, उसका पर्यावरण पे प्रभाव कैसा होगा, ये कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको हमने आपसी डिस्कशन से, आपसी डायलॉग से रिजॉल्व करना है, एड्रेस करना है। और उसके लिए जो हमारे कॉमन पब्लिक गुड्स हैं उसमें उनकी सहमति और उनका विश्वास आवश्यक है। आज CDRI को जुड़ करके, IPOI को जुड़ करके उन्होंने इसमें अपना विश्वास जताया है। तो प्रधानमंत्री का जो ये नेतृत्व पिछले सालों से हम देख रहे हैं, उसमें लगातार ऐसे देशों की संख्या बढ़ रही है जो अपना विश्वास हमारे इन संस्थागत पहलुओं पे जता रहे हैं। जी एम्बेसडर कोहली, क्योंकि जो बात सचिन जी कह रहे हैं वो एक तरीके से भारत और प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों को लेकर लगातार दुनिया का समर्थन मिलता हुआ, खासकर से हम इंडो पैसिफिक रीजन के लिहाज से बात करें, वर्ल्ड सप्लाई चेन में डिसरप्शन के बाद भारत एक ट्रस्टेड पार्टनर के तौर पर फ्री नेविगेशन की बात करता है, अपनी मौजूदगी दिखाता है। न्यूजीलैंड भी उस विजन पे, भारत की विजन पे मोहर लगाता दिखाई पड़ता है, जिसको तमाम दुनिया के बड़े मुल्क मानते हैं कि हाँ, भारत का पक्ष सही है, भारत की बात सही है, और भारत इस पूरे क्षेत्र में एक व्यवस्था को बनाने के लिए लगातार प्रोएक्टिव रोल अदा कर रहा है। वही बात न्यूजीलैंड भी कह रहा है आज।
देखिए, भारत पे तो पूरे विश्व की नजर है और भारत इस टाइम जिस स्पेस में है, जैसे विश्व में जो डिवीजन चल रही है, वॉलेटिलिटी चल रही है, क्राइसिस चल रहा है, तो भारत ऐसे बहुत कम देशों में है जिसके साथ पूरे स्पेक्ट्रम में जो देश है वो बात कर सकते हैं। भारत की कोई रिस्पेक्ट कमांड करता है भारत। तो न्यूजीलैंड इन सब चीजों को जानता है और इसीलिए प्रधानमंत्री लक्ष्मण ने जो है बहुत ही इंपॉर्टेंस दी है इस रिलेशनशिप को। और इंडिया एज अ स्टेबलाइजिंग फोर्स, इंडिया एज एन ऑनेस्ट kind of a umpire, honest mediator who can bring sides together, तो वो तो इसने पूरे विश्व में उसकी रियलाइजेशन। जी सचिन जी, क्योंकि शिक्षा को लेकर भी आज समझौता हुआ है और पर्यटन को लेकर भी एक तरीके से विस्तार से बातचीत हुई है, ये क्या दो बड़े आधार होंगे जो पीपल टू पीपल कनेक्ट ज्यादा करेंगे और इसका फायदा दो तरफा होता दिखाई पड़ेगा? बिल्कुल, जैसा एम्बेसडर कोहली कह ही रहे थे कि पीछे हमारे जो नागरिक हैं, जो हमारे एजुकेशन से जुड़ी हुई कम्युनिटी है, उसका एक्सपेंशन न्यूजीलैंड में हुआ है। कई विश्वविद्यालयों के दरवाजे भारतीय छात्रों के लिए खुले हैं, उनकी संख्या भी बढ़ी है और उनकी हिस्सेदारी भी बढ़ी है। और इसीलिए आर्यन जी, अगर आप ट्रेड के आंकड़े उठा करके देखें तो सर्विसेज में न्यूजीलैंड का सरप्लस है भारत के साथ में। बाकी देशों के साथ में भारत का सरप्लस है, लेकिन न्यूजीलैंड का भारत के साथ सरप्लस है। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव फील्ड है हमारे लिए और इसमें जो न्यूजीलैंड का एक्सेलेंस है एजुकेशन के फील्ड में, उसमें हमारी साझेदारी एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। हमें भूलना नहीं चाहिए पीछे जो कनाडा में हुआ, कनाडा के साथ जो हमारे छात्र एक बड़ी संख्या में प्रभावित हुए, उनकी शिक्षा प्रभावित हुई। न्यूजीलैंड एक नए ऑप्शन के रूप में निकल रहा है। नई शिक्षा नीति ऑलरेडी ऐसे भारत के अंदर प्रयास कर रही है कि हमारे विद्यार्थियों को भारत के बाहर न जाना पड़े। जी, इस बजट में हमने स्वयं देखा कि कैसे वित्त मंत्री ने मेडिकल कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस बढ़ाने की चर्चा करी है। तो अब शिक्षा के क्षेत्र में भारत की बुनियादी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमें चाहिए, उसके लिए सरकार की पूरी तरह से संलग्नता हमें दिख रही है। लेकिन ऐसे राष्ट्र जो हमारी संवेदनाओं को समझ सकें और फिर छात्रों के लिए दरवाजे खोलते हैं, तो मुझे लगता है कि उसका हमें स्वागत ही करना चाहिए। बिल्कुल, और वो उस प्रकार के जमीनी सकारात्मक बदलाव हमको दिखाई पड़ रहा है और आज हमने भारत न्यूजीलैंड के सापेक्ष में इनको देखा भी। फिलहाल वक्त इतनी अनुमति दे रहा है। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर हर पहलू पर विस्तार से बात करने के लिए। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो आपको खबर दिखाएंगे कि वक्फ बिल को लेकर क्यों मचा है देश में बवाल। इस खबर पर होगी विस्तार से नजर। बढ़ेगा कैसे, गल्ला चलेगा कैसे, टाइकून बनेगा। ये काफी नहीं बेटा, स्कूटर है तेरा, कब रॉकेट बनेगा। सिर्फ नजर बट्टू लगाने से बिजनेस बढ़ता तो हर बड़ा बिजनेस यही करता। बिजनेस बढ़ता है क्रेडिट से। अपनी दुकान में क्रेडिट ऑन यूपीआई अपनाओ। कस्टमर्स को यूपीआई पे क्रेडिट मिलेगा तो कस्टमर्स बढ़ेंगे और उनकी शॉपिंग भी। क्या समझे? अपने पेमेंट पार्टनर से संपर्क करें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। बलजीत बाजी, सत श्री अकाल। मेरा सोना मेरी खेती नू चार चांद लगा रहा है। बल्ले बल्ले हो गया इधर। वाडेकर साहब कैसे का है? मेरा सोना मेरी दुकान में स्टॉक बढ़ा रहा है। हजारिका बाबू की खबर? हाल खबर सर, मेरा सोना मेरे बेटे का म्यूजिक एल्बम बना रहा है। बढ़िया बढ़िया, एकदम बढ़िया। तो अपने सोने को काम पे लगाइए। आज ही कॉल कीजिए 1-800-313-1212 पर। नमस्कार मास्टर जी। अरे करुण, तुम शहर से कब वापस आए? परसों आया मास्टर जी, माँ का बार बार फोन। अच्छा गिरधर, तुमने जो जानकारी दी उससे मेरे बेटे का काफी भला हुआ। थैंक यू सर। यार गिरी, तब पॉपुलर बन गया तू। पॉपुलर नहीं यार, डिस्ट्रीब्यूटर बन गया म्यूचुअल फंड्स का। मैं इन सभी की मदद करता हूँ, उनका भला होता है तो वो दुआ देते हैं। वाह यार, अगर आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तो चाहिए mfdkareshuru.com पर। तो करें शुरू।
जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। वक्फ बिल को लेकर आज मुस्लिम संगठनों ने दिल्ली के जंतर मंतर में विरोध प्रदर्शन किया। विरोध करने वाले संगठनों का कहना है कि बिल असंवैधानिक है और ये वक्फ की जायदाद को बचाने के लिए नहीं बल्कि खत्म करने के लिए है। वक्फ को लेकर जेपीसी अपनी रिपोर्ट सौंप चुकी है तो बीजेपी इसके पक्ष में है, लेकिन कांग्रेस, सपा, आरजेडी समेत तमाम विपक्षी दल इसका विरोध भी कर रहे हैं और कई दलों के नेताओं ने आज के विरोध प्रदर्शन में शिरकत भी की है। वक्फ संशोधन बिल पर बवाल, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने उठाए सवाल। वक्फ पर नए कानून की डगर, आखिर मुस्लिम संगठनों को क्यों लग रहा डर? वक्फ संशोधन बिल को लेकर देश में विवाद खड़ा हो रहा है। विपक्षी दलों और कुछ मुस्लिम संगठनों ने इस बिल का विरोध शुरू कर दिया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने का आयोजन किया। इसमें कुछ मुस्लिम संगठनों और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ ही विपक्ष के कई सांसदों ने हिस्सा लिया। इनका कहना था कि बिल असंवैधानिक है और ये वक्फ की संपत्ति को बचाने के लिए नहीं बल्कि उसे खत्म करने के लिए है। हिंदू धर्म में, सिखों के धर्म में, जैन धर्म में, बौद्ध धर्म में उनके जो मजहबी बोर्ड्स हैं उसमें तो कोई उन्हीं का मजहब का नहीं बन सकता है। यहाँ पर आप कैसे बना रहे हैं? फिर राजनीतिक दलों में भी इस पर राय बटी हुई है। भाजपा जहां बिल का समर्थन कर रही है तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, साथ में आरजेडी समेत तमाम दल इसके विरोध में हैं। ये देश में एक पहला कानून देख रहे हैं कि जिन लोगों के हित के लिए बता के सरकार कानून बना रही है वही लोग उस कानून से संतुष्ट नहीं है। ये आधारविहीन लोग हैं, इनको न जनता का समर्थन है न मुस्लिम वर्ग का समर्थन है। मुस्लिम वर्ग भी जानता है कि मोदी जी गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। अगर वक्फ बोर्ड का संशोधन होगा तो उसका सबसे ज्यादा जो लाभ मिलेगा वो पसमानदा जो गरीब और पिछड़े हुए मुस्लिम वर्ग के लोग हैं उनको मिलेगा। विपक्ष का कहना है कि जेपीसी में इस पर विपक्षी दलों की राय को नहीं सुना गया और उनके विरोध को नजरअंदाज कर दिया गया। लेकिन इस बिल पर बनी संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने जेपीसी बिल पर गहन विचार विमर्श की बात कही और विरोध को केवल लोगों को गुमराह करने वाला बताया। उन्होंने कहा कि देश में तुष्टीकरण करने और सियासी तकरार के कारण ही विरोध किया जा रहा है। जेपीसी के काम करते हुए भी हमने काफी बार अपना विरोध जताया। विपक्षी जो सांसद जा रहे हैं उनको हमने उनके व्यूज को रिकॉर्ड किया है और यहाँ तक कि अपनी रिपोर्ट दिया, उसके साथ जो डिसेंट नोट है वो भी हमने लगाया 228 पेज का। तो इतनी बड़े डिसेंट नोट के साथ लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उस जेपीसी की रिपोर्ट है और इसके बावजूद भी देश के लोगों को या तो गुमराह कर रहे हैं या तो कोई सियासी तकरीर है या विपक्ष के लोग अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, अल्पसंख्यक के तुष्टीकरण के लिए, वोट की राजनीति के लिए गए हैं। जेपीसी द्वारा वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा के लिए कई महत्वपूर्ण हितधारकों को बुलाया गया, जिसमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और अन्य प्रमुख संगठन शामिल थे। समिति ने विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों के विचारों को सुना और रिकॉर्ड भी किया। समिति ने 6 महीने के दौरान कुल 118 घंटे तक 38 बैठकें की। इन बैठकों में देश भर के विभिन्न राज्यों असम, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तेलंगाना और तमिलनाडु आदि के प्रतिनिधियों की राय ली गई। समिति द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के अनुसार इस बिल का मुख्य उद्देश्य वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। पार्लियामेंट टीम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और खबर पार्लियामेंट से, संसद के दोनों सदनों में आज बजट पेश करने के बाद बजट पारित कराने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया, जिसके तहत विभिन्न मंत्रालयों की अनुदान मांगों पर चर्चा हो रही है। रेल मंत्री ने रेलवे से संबंधित चर्चा पर बोलते हुए रेलवे के आधुनिकीकरण पर विस्तार से बात को सामने रखा। संसद के दोनों सदनों में आज कई मंत्रालयों से संबंधित सवाल जवाब भी हुए तो संबंधित मंत्रालयों के मंत्रियों ने जवाब भी दिए हैं। संसद में बजट पारित करने की प्रक्रिया में विभिन्न मंत्रालयों पर इन दिनों चर्चा हो रही है। राज्यसभा में रेलवे मंत्रालय के कामकाज पर हुई चर्चा के दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि भारतीय रेलवे मेट्रो कोच के निर्माण में तेजी से आगे बढ़ रहा है और आगामी वर्षों में फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इटली सहित कई देशों में इसका निर्यात किया जाएगा।
रेल मंत्री ने अपने जवाब में साफ किया कि रेलवे सुरक्षा के मामले में निरंतर काम किया जा रहा है, जिससे भारतीय रेल पूर्णतः सुरक्षित यात्रा की क्षमता विकसित कर लेगा। सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से LHB कोचेज आर मच मोर सेफर कंपेयर्ड टू दी ओल्डर जनरेशन ऑफ ICF कोचेज। इसके करीब 41,000 LHB कोचेज बन गए और माननीय सभापति महोदय, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहूंगा कि मोदी जी की 3rd टर्म में जितने ICF कोचेज थे उन सबको रिप्लेस कर देंगे LHB कोचेज। रेलवे मंत्रालय के कामकाज पर हुई चर्चा का उत्तर देते हुए रेल मंत्री ने कहा कि भारत लोकोमोटिव इंजन, रेल के पहिए भी बड़ी मात्रा में निर्यात करने की क्षमता विकसित कर रहा है। बिहार के सारण में बनने वाला लोकोमोटिव और तमिलनाडु में बनने वाले रेल के पहिए इनमें शामिल हैं। रेल मंत्री ने सदन में बताया कि सरकार रेल यात्री किराए पर भारी सब्सिडी दे रही है और दुनिया के तमाम देशों के मुकाबले भारत में रेल किराया काफी कम है। 55 से लेके 60,000 करोड़ का टोटल सब्सिडी, ये सोशल ऑब्लिगेशन है। पैसेंजर्स के लिए फैसिलिटीज और विशेषकर किराया कम से कम रह पाए, उसके लिए रेलवे ने बहुत ही बड़े प्रावधान किए हैं और उसके कारण आज भी हमारे आसपास के जितने भी देश हैं, मैं पश्चिमी देशों के साथ तुलना नहीं करना चाहता, केवल अगर हमारे आसपास के देशों से भी कंपैरिजन में करें, पाकिस्तान से कंपेयर करें, बांग्लादेश से कंपेयर करें, श्रीलंका से कंपेयर करें, तो उसमें भी सबसे कम किराया भारत का हमारी रेलवे का है। उधर लोकसभा में भी रेलवे की अनुदान मांगों पर चर्चा शुरू की गई। इससे पहले दोनों सदनों में प्रश्नकाल के दौरान कई अहम सवालों के उत्तर दिए गए। राज्यसभा में नागर विमानन मंत्री ने बताया कि आगामी 10 वर्षों में उड़ान योजना के तहत हवाई सेवाओं का तीव्र विस्तार होने जा रहा है। In the last 10 years we have connected 1.5 crore people and in the next 10 years we want to connect 4 crore people, sir, and bring in 120 new destinations. So we are talking about 120 new locations being connected under the Udan scheme. संसद के दोनों सदनों में बजट पारित करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है, जिसके तहत इस सप्ताह विभिन्न मंत्रालयों की अनुदान मांगों को पारित किया जाएगा। राजेश राज और शैलेंद्र मिश्र के साथ ऋषि कुमार, DD न्यूज, दिल्ली। अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया विभाग की निदेशक तुलसी गबार्ड इस समय भारत के दौरे पर है। तुलसी गबार्ड रायसीना डायलॉग में हिस्सा लेंगी, तो आज उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से भी मुलाकात की है। इन मुलाकातों में भारत अमेरिका के बीच आपसी सहयोग पर बात तो हुई, तो साथ ही साथ क्षेत्रीय और वैश्विक मसलों पर भी विस्तार से चर्चा हुई है। तुलसी गबार्ड ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से भी बातचीत की है। अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया विभाग की निदेशक तुलसी गबार्ड इन दिनों भारत के दौरे पर हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें गंगा जल भेंट किया। ये जल महाकुंभ के दौरान लिया गया था। अभी जो महाकुंभ हुआ, गंगा यमुना सभी जिस मुहूर्त था 45 दिन का, तो बड़ा महत्व का माना जाता है। और उस समय देश के 66 करोड़ लोगों ने 660 मिलियन लोग भाग रहे उस पानी में डुबकी लगाने के लिए बन गया। तो उस समय जो पानी होता है, उस समय का ही गंगा जल है। Thank you very much. This is very good. सोमवार को उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात करके तमाम मसलों पर विस्तार से बात की। दोनों नेताओं ने इस बात पर जोर दिया कि सामरिक सुरक्षा दोनों देशों के बीच व्यापक वैश्विक सामरिक सहयोग का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बनी हुई है। राजनाथ सिंह और तुलसी गबार्ड ने भारत और अमेरिका के बीच सैन्य अभ्यास, सामरिक सहयोग, रक्षा औद्योगिक आपूर्ति श्रृंखलाओं के एकीकरण और सूचना साझाकरण सहयोग सहित कई अहम मुद्दों पर समीक्षा की। बैठक में दोनों नेताओं ने अत्याधुनिक रक्षा नवाचार में सहयोग के लिए संभावनाएं तलाशी, जो पारस्परिक सामरिक हितों को आगे बढ़ाने के लिए उनकी साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त उन्होंने अंतर संचालन को बढ़ाने और रक्षा औद्योगिक आपूर्ति एकीकरण को बढ़ावा देने जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर भी चर्चा की। रक्षा मंत्री ने भारतीय संस्कृति और विरासत के प्रति उनकी दृढ़ सद्भावना और प्रशंसा के लिए अमेरिकी राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के प्रति आभार व्यक्त किया और कहा कि ऐसी भावनाएं भारत और अमेरिका के बीच मित्रता के बंधन को और गहरा करती हैं। उधर एक एजेंसी को दिए इंटरव्यू में गबार्ड ने भारत अमेरिका के बीच जारी टैरिफ मसले पर कहा कि उन्हें ये देखकर खुशी हुई कि भारत इसे सकारात्मक दृष्टिकोण से देख रहा है।
न कि केवल नकारात्मक दृष्टिकोण से, तो वहीं चीन के संबंध पर पीएम मोदी की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा उनका दृष्टिकोण बहुत ही व्यवहारिक है। What I have heard from the Indian government officials that I've spoken to over the last few days, there is an opportunity here to see more potential for the strengthening of our economic relationship. And I'm glad to see that they're looking at it in a more positive light than just one that is focused in a negative way when we look at tariffs. What I appreciate about President Trump and his approach and some comments that I heard Prime Minister Modi make recently is they are very practical and they are pragmatic and are looking to strike that balance that will allow us to hopefully prevent any kind of conflict. Obviously, as it relates to China, there are challenges. There are also opportunities. And we have two leaders of two very important countries who will play a very central role in taking on those challenges, resolving issues where they exist, and also maximizing any opportunities. The goal, of course, that we all share is to achieve peace, to increase prosperity, and to ensure stability and security for both of our peoples, but in the region as well. तुलसी गबार्ड रायसीना डायलॉग में हिस्सा लेने के लिए आई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो आपको खबर दिखाएंगे कि औरंगजेब की कब्र पर क्यों मचा है बवाल, क्या है। आज तो पार्टी चाहिए। चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। कैसे धंधा बढ़ेगा, कैसे गल्ला चलेगा, कैसे टाइकून बनेगा, ये काफी नहीं बेटा, तो स्कूटर है तेरा कब रॉकेट बनेगा। सिर्फ नींबू मिर्ची लगाने से बिजनेस बढ़ता तो हर बड़ा बिजनेस यही करता। बिजनेस बढ़ता है क्रेडिट से। अपनी दुकान में क्रेडिट ऑन यूपीआई अपनाओ। कस्टमर्स को यूपीआई पे क्रेडिट मिलेगा तो कस्टमर्स बढ़ेंगे और उनकी शॉपिंग भी। क्या समझे? अपने पेमेंट पार्टनर से संपर्क करें। तुमने नौकरी छोड़ दी, अब आगे क्या प्लान है? फुल टाइम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा, इतने में घर कैसे चलेगा? पापा, मेरे पास 150 क्लाइंट्स ऑलरेडी हैं और नए क्लाइंट्स मिलते रहते हैं। अब नौकरी छोड़कर फुल टाइम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर ही बनूंगा। आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। जानिए कैसे? mfdkareshuru.com पर। तो करें शुरू। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। और इस छोटे से ब्रेक के बाद न्यूज़ नाइट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और खबरों में आगे बढ़ें उससे पहले नजर डालते हैं कि अभी तक बुलेटिन में हमने आपको किन बड़ी खबरों से रूबरू कराया है। बड़ी खबर जिसका हमने जिक्र किया उसमें न्यूजीलैंड में द्विपक्षीय वार्ता किस प्रकार से भारत के साथ हुई, और दूसरी खबर शुरू हुआ रायसीना डायलॉग, क्योंकि इसमें विशेष तौर पे 125 देशों के तमाम बड़े बड़े दिग्गज आए हुए हैं और इसके साथ वक्फ संशोधन बिल पर किस प्रकार से विरोध प्रदर्शन हो रहा है, इन तमाम बड़ी खबरों से हमने आपको रूबरू कराया। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक और आज की बड़ी खबर की। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी के औरंगजेब पर दिए बयान के बाद से ऐसी राजनीति शुरू हुई जो थमने का नाम नहीं ले रही है। अब औरंगजेब की कब्र को उखाड़ फेंकने पर राजनीति गरमाई हुई है। कई हिंदू संगठनों ने आज महाराष्ट्र में विरोध प्रदर्शन किया तो कई संगठन और कई पार्टियों के नेता औरंगजेब के कब्र को हटाने में राजनीति देख रहे हैं। इस बीच महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने देवेंद्र फडणवीस की तुलना औरंगजेब से कर दी, जिसके बाद ये पूरा मामला राजनीतिक तौर पर और ज्यादा गर्मा गया है।
औरंगजेब पर संग्राम, कब्र पर कोहराम, बढ़ गई सियासी तनातनी, कब्र हटाने की चेतावनी। महाराष्ट्र में छत्रपति संभाजीनगर जिले के खुलदाबाद में मुगल बादशाह औरंगजेब की कब्र के मुद्दे पर महाराष्ट्र में सियासी बवाल जारी है। मुगल शासक औरंगजेब के कब्र के खिलाफ बढ़ते असंतोष को देखते हुए संभाजीनगर स्थित खुलदाबाद में औरंगजेब की कब्र की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। औरंगजेब की कब्र को नष्ट करने की मांग को लेकर सोमवार को बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने जालना, नागपुर, संभाजीनगर, नांदेड़, पुणे आदि जिलों में प्रदर्शन किया। इस बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भिवंडी में कहा कि महाराष्ट्र में किसी भी कीमत पर औरंगजेब का गुणगान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भिवंडी में छत्रपति शिवाजी महाराज के मंदिर का उद्घाटन करने के मौके पर फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र में सिर्फ और सिर्फ छत्रपति शिवाजी महाराज का ही गुणगान किया जाएगा। कांग्रेस पूछ रही है कि औरंगजेब की कब्र हटाने से क्या मिलेगा। वहीं शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत भी औरंगजेब की कब्र हटाए जाने के खिलाफ हैं। उनका कहना है कि औरंगजेब की कब्र मराठाओं के शौर्य का स्मारक है। जबकि शिवसेना नेता मिलिंद देवड़ा ने पलटवार करते हुए कहा कि अगर कुछ लोगों को छत्रपति शिवाजी महाराज और औरंगजेब में फर्क नहीं पता तो उन्हें स्कूल वापस जाना चाहिए। जो लोग वो कब्र हटाने के लिए विरोध कर रहे हैं वो लोगों की मूर्खता है। सभी लोग जानते हैं कि औरंगजेब ने 27 साल महाराष्ट्र में हिंदवी स्वराज्य को उखाड़ फेंकने का उसने कसम खाई थी। लेकिन हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के जो मावड़ा थे, छत्रपति संभाजी राजे थे, उन्होंने उनके साथ में अनेक सी लड़ाइयाँ वहाँ पर लड़ी, उनको बहुत सारी जगह परेशान किया। 27 साल औरंगजेब को महाराष्ट्र में रुकना पड़ा। 27 साल में उन्होंने बहुत सारे हिंदुओं को मुस्लिम धर्म स्वीकारने के लिए मजबूर किया। हमारे हिंदू देव देवता के मंदिर औरंगजेब ने तोड़े। 27 साल औरंगजेब यहाँ रहा तो उसने इस राष्ट्र का कुछ नहीं बिगाड़ सका। अब मरने के बाद में उसका कब्र को खोद के आपको क्या मिलेगा? शौर्य का प्रतीक है, शौर्य का प्रतीक कभी टूटना नहीं चाहिए। ये आने वाली पीढ़ियों को इतिहास से दिखना चाहिए, चाहे अफजल खान की कब्र हो या चाहे औरंगजेब की कब्र हो। अगर इतिहास कोई समझने को तैयार नहीं तो इतिहास के शत्रु है, दुश्मन इतिहास। महाराष्ट्र में खास करके उनको अभी भी छत्रपति शिवाजी महाराज और औरंगजेब के बीच में क्या अंतर है, उस अंतर और फर्क के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। मैं आपके माध्यम से उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि उन्हें वापस स्कूल जाना चाहिए। उन्होंने बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा के साथ मराठी में शब्द का प्रयोग करते तड़जोड़ किया है, समझौता किया है और इसलिए महाराष्ट्र की जनता ने उन्हें सबक सिखाया। महाराष्ट्र में औरंगजेब पर ताजा विवाद की शुरुआत समाजवादी पार्टी के नेता अबू आसिम आजमी के बयान से हुई, लेकिन मामला बढ़ता हुआ उनकी कब्र तक पहुंच गया है। इस बीच महाराष्ट्र विधान परिषद में सत्तारूढ़ गठबंधन महायुति के सदस्यों ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तुलना मुगल बादशाह औरंगजेब से करने संबंधी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल की टिप्पणी की सोमवार को निंदा की तथा उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। महायुति के सदस्यों द्वारा सपकाल की टिप्पणी का मुद्दा उठाए जाने पर विधान परिषद में हंगामा हुआ और कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई। मुंबई से शिशिर सेलार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो खबर दिखाएंगे कि भारत के व्यापार घाटे में अच्छा भैया, मेरी गाय को भी अपने हाथों से चारा खिला दो। अरे खिलाई देते हैं। क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया? अच्छा भैया, इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके घर भैंसों की ब्यात सबसे ज्यादा है। अरे पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्यात भी बढ़ाता है। ले जाओ। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। मेरी पसंद, मेरी पसंद।
मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। Under the Honorable PM's leadership, an unprecedented push to yoga has been given. Today, yoga is playing a significant role in enhancing health and wellness across the world. PM Yoga Awards are given in recognition to outstanding contributions by individuals and organizations to the field of yoga. These awards carry a trophy, certificate and a prize of 25 lakh rupees. Hurry! Send your entries through MyGov platform before 31st March. Visit Ministry of Ayush website or MyGov platform for more details. आशुतोष वर्मा, म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूट। अरे सर जी, म्यूचुअल फंड वाले खुद ही कहते रहते हैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर लो। सारे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका कौन पूछेगा? हम यहाँ क्यों बैठे हैं? गड्डी सीखने के लिए? सर जी, म्यूचुअल फंड्स का भी सेम फंडा है। शुरुआत में किसी ना किसी को तो म्यूचुअल फंड्स की सारी जानकारी देनी होगी ना। मैंने भी शुरुआत करनी है। आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। जानिए कैसे mfdkaresshuru.com पर। तो करें शुरू। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए प्रत्यक्ष कर संग्रह के आंकड़े जारी कर दिए गए हैं। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक 16 मार्च 2025 तक देश में कुल प्रत्यक्ष कर संग्रह में 16% की ज़्यादा का इजाफा हुआ है, यानी कि प्रत्यक्ष कर संग्रह में 16% से ज़्यादा का इजाफा हुआ है। अभी तक करीब 25,87,000 करोड़ का कलेक्शन हो चुका है। तो ये आंकड़ा अपने आप में काफ़ी संतोषजनक है, जो 25,87,000 करोड़ रुपए का कलेक्शन दिखा रहा है। इस साल अभी तक 4,70,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के रिफंड भी जारी कर दिए गए। जिनका रिफंड बनता था उनको रिफंड जारी किए जा चुके हैं। यह आंकड़ा भी लगभग 5 लाख करोड़ रुपए के आसपास पहुंचता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बीते साल के मुकाबले करीब 32% ज़्यादा रिफंड एक तरीके से दिया गया है और समय से दिया गया। इस बात का भी एक तरीके से दिखाई पड़ता है इस आंकड़े में। देश में शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 13.3% बढ़ गया है। ये दिखाता है कि देश में किस तरीके से एक तरीके से आंकड़े बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आयात निर्यात के ताज़ा आंकड़ों में अच्छी खबर भी सामने आई है कि भारत में देश का व्यापार घाटा फरवरी में घटकर करीब 14%, एक तरीके से $14 बिलियन के आसपास पहुंच गया है। ये दिखाता है कि किस प्रकार से जो व्यापार घाटा उसमें कमी आई है। देश के आयात बिल में भी कमी दर्ज की गई है। ये आंकड़े जारी किए गए, उससे पता लगता है कि देश का जो आयात बिल है उसमें कमी दर्ज की गई है। ये देश की जो वित्तीय सेहत उसके आंकड़े एक तरीके से दिखाता है। फरवरी महीने में आयात बिल करीब $51 अरब रहा है। ये फरवरी महीने की स्थिति एक अपने आप में दिखाता है और ये अपने आप में निर्यात में लगातार चौथे महीने गिरावट दर्ज की गई है। तो ये एक तरीके से कई प्रकार के आंकड़े दिखाई पड़ रहा है। फिलहाल आगे बढ़े उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पर वापस आएंगे तो तब कुछ और महत्वपूर्ण खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। आशुतोष वर्मा, म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूट। अरे सर जी, म्यूचुअल फंड वाले खुद ही कहते रहते हैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर लो। सारे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका कौन पूछेगा? हम यहाँ क्यों बैठे हैं? गड्डी सीखने के लिए? सर जी, म्यूचुअल फंड्स का भी सेम फंडा है। शुरुआत में किसी ना किसी को तो म्यूचुअल फंड्स की सारी जानकारी देनी होगी ना। मैंने भी शुरुआत करनी है। आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। जानिए कैसे mfdkaresshuru.com पर। तो करें शुरू। कैसे धंधा बढ़ेगा, कैसे गल्ला चलेगा, कैसे टाइकून बनेगा, ये काफी नहीं बेटा, स्कूटर है तेरा कब रॉकेट बनेगा। सिर्फ नींबू मिर्ची लगाने से बिजनेस बढ़ता तो हर बड़ा बिजनेस यही करता। बिजनेस बढ़ता है क्रेडिट से। अपनी दुकान में क्रेडिट ऑन यूपीआई अपनाओ। कस्टमर्स को यूपीआई पे क्रेडिट मिलेगा तो कस्टमर्स बढ़ेंगे और उनकी शॉपिंग भी। क्या समझे? अपने पेमेंट पार्टनर से संपर्क करें। अरे आगे चले, मेरा बाबू आ गया। नानी पहुंच। पूरे 9 महीने का हो गया। 9 महीने? अरे बाप रे। क्यों, क्या हुआ? माँ, 9वें महीने में तो इसके टीके की तारीख थी। अब 2 दिन ट्रेन से सफर करके वापस कैसे जाऊँ? अरे तो यही दिला देते हैं ना। पर याद भी तो नहीं कौन सा टीका था। तू भी ना छोटे, अपनी दीदी का टिकट करा दो भाई वापसी का। कहाँ फंस गया यार मैं, एक भी चीज याद नहीं रख पाते। अरे दीदी,
मैं आपको ना यूविन ऐप के बारे में बताता हूँ। यूविन ऐप? हाँ, ये देखो। अरे ये तो यूविन ऐप है। अब मुझे बीमारी छू भी नहीं पाएगी, मैं सेफ हूँ। टीके की एक भी खुराक न छूटे, इसीलिए डाउनलोड करें यूविन ऐप। किसी घर के अंदर बालक अपाहिज न हो, गंभीर बीमारी का शिकार न हो और गरीब माँ बाप को बहुत बड़े आर्थिक बोझ का संकट बनना न पड़े। ये ऐप गर्भवती महिलाओं और शिशु को दिए जाने वाले सारे टीकों का रिकॉर्ड रखेगा और अगले टीके के 3 दिन पहले रिमाइंडर भी देगा। यूविन, एक क्लिक सुरक्षा की ओर। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। मास्टर जी। अरे करुण, तुम शहर से कब वापस आए? परसों आया मास्टर जी, माँ का बार-बार फोन अच्छा गिरधर, तुमने जो जानकारी दी उससे मेरे बेटे का काफी भला हुआ। थैंक यू सर। यार गिरी, तो पॉपुलर बन गया तू? पॉपुलर नहीं यार, डिस्ट्रीब्यूटर बन गया म्यूचुअल फंड्स का। मैं इन सभी की मदद करता हूँ, उनका भला होता है तो वो दुआ देते हैं। वाह यार। अगर आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तो चाहिए mfdkareshuru.com पर। तो करें शुरू। सूचना और प्रसारण मंत्रालय की प्रमुख पहल वेब्स के तहत XR क्रिएटर्स हैकाथॉन का आयोजन वेब लैब्स द्वारा किया जा रहा है। XR क्रिएटर हैकाथॉन भारतीय XR उद्योग में क्रांति लेकर आ रहा है और वेब लैब्स न केवल इस परिवर्तन का नेतृत्व कर रहा है बल्कि NEAR जैसे नवाचारी स्टार्टअप्स के लिए एक सशक्त मंच भी प्रदान कर रहा है। किस तरीके से, आप देखिए इस खबर को। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। इनोवेटर्स की एक टीम भारत के पहले सोशल ऑगमेंटेड रियलिटी AR ऐप नियर को विकसित कर रही है, जो वास्तविक दुनिया के स्थानों में हाइपर लोकल इंटरैक्शन को सक्षम करेगा। पारंपरिक सोशल मीडिया के विपरीत नियर उपयोगकर्ताओं को AR में पोस्ट देखने की अनुमति देता है, चाहे वे किसी कैफे, विश्वविद्यालय या सार्वजनिक स्थान पर हों। बस ऐप का कैमरा ओपन करना है और उपयोगकर्ता पिछले 24 घंटों में अपने सटीक स्थान पर किए गए पोस्ट के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं। नियर ऐप वर्तमान में अपने MVP चरण में है, जिसे XR क्रिएटर हैकाथॉन के अंतर्गत विकसित किया गया है और इसमें विस्तार की अपार संभावनाएं हैं। ऑडियो वीडियो के जो नए सेक्टर हैं, जो टेक्नोलॉजिकल सेक्टर हैं, जो अभी उभर रहे हैं, जैसे AR VR का सेक्टर है, गेमिंग का हमारा सेक्टर है, जो एक मार्केट में जो अभी जो एक पोटेंशियल रखता है, लगभग जो अराउंड 2030 तक हमारी 29 बिलियन 30 बिलियन तक की डॉलर की